वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 9th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 9.2 हाउ मच सल्यूट कैन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व। अब कितना सल्यूट किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। जैसे मान लो आपने 100 ml वाटर ले लिया, उसके अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करना है, तो उस 100 ml जो कि हमने फिक्स कर दिया कि भैया यही इतना क्वांटिटी वाटर हम ले रहे हैं, अब इसको कम ज्यादा नहीं करेंगे। अब इस 100 ml वाटर के अंदर कितनी सॉल्ट डिसॉल्व हो सकती है। अब उस 100 ml वाटर के अंदर जो सॉल्ट डिसॉल्व हो सकती है उसका अमाउंट तो फिक्स होगा ना कि भैया इतनी ही जगह है, इतनी ही डिसॉल्व हो सकती है। क्योंकि डिसॉल्व होने में बेसिकली क्या होता है, उस सल्यूट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग होके सॉल्वेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वहां चले जाते हैं। तो जैसे हमने वाटर के अंदर सॉल्ट डाला तो सॉल्ट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अलग होके वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में चले जाएंगे। तो वो स्पेस तो फिक्स होगी ना कि भैया इतनी जगह है तो इतनी ही सॉल्ट आ सकती है। इससे ज़्यादा डालोगे तो डिसॉल्व ही नहीं होगा, वो सेपरेट अलग रहेगा अपना। ठीक है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। एक्टिविटी 9.1 लेट अस इन्वेस्टिगेट व्हाट विल हैपन इफ वी कीप ऑन एडिंग मोर सॉल्ट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। अब क्या हो कि हम और ज़्यादा सॉल्ट ऐड करते जाएं किसी गिवन अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। टेक अ क्लीन ग्लास टम्बलर एंड फिल इट हाफ विद वाटर। एक साफ सुथरा कांच का गिलास ले लो, उसको आधा पानी से भर दो। एड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट इनटू इट एंड स्टिर वेल टिल इट डिसॉल्व्स कंप्लीटली। अब 1 चम्मच आपको नमक डाल देना, उसके अंदर अच्छे से स्टिर कर देना है। तब तक स्टिर करना जब तक कि वो पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए। ग्रेजुअली एड अ स्पून फुल ऑफ सॉल्ट इनटू द ग्लास टम्बलर एंड स्टिर। इसी तरीके से आपको बार बार एक स्पून सॉल्ट का डालना है और स्टिर करना है जब तक कि वो डिसॉल्व ना हो जाए। 1 स्पून डिसॉल्व हो गई, दूसरा स्पून सॉल्ट का डाला, वो भी डिसॉल्व हो गई, फिर तीसरा। इस तरह से करते जाना है। ऑब्जर्व हाउ मेनी स्पून्स ऑफ सॉल्ट यू कैन ऐड बिफोर इट स्टॉप्स डिसॉल्विंग कंप्लीटली। तो अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कितनी स्पून सॉल्ट की आपने डाली और वो डिसॉल्व हो गई। यानी जब तक वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए तब तक आपको डिसॉल्व कराते रहना है। और जितनी सॉल्ट डिसॉल्व हो चुकी यानी कितना स्पून, वो आपको ऑब्जर्व कर लेना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 9.1। तो टेबल 9.1 क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करा रहे हैं। तो पहले कॉलम के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्ट टेकन, कितना सॉल्ट हमने ली, ये टीस्पून वाइज हमने ली है तो वो दिया हुआ है। फिर सेकंड में क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, यानी क्या सॉल्ट डिसॉल्व हो गई या सॉल्ट डज नॉट डिसॉल्व, सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हुई। तो जब 1 स्पून आप डालोगे और स्टिर करोगे तो आप देखोगे सॉल्ट डिसॉल्व हो गई। फिर दूसरा स्पून डालोगे, उसको स्टिर करोगे तो आप देखोगे वो भी पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई। थर्ड स्पून डाला, वो भी डिसॉल्व हो गई। फोर्थ, वो भी डिसॉल्व हो गई। फिफ्थ वाला अगेन ये भी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी। 6th स्पून जब हम डालेंगे तो हमें ये ऑब्जर्व होगा कि सॉल्ट डज नॉट डिसॉल्व। ये जो 6th स्पून हमने सॉल्ट का डाला उसके बाद हम स्टिर करते जा रहे हैं, लेकिन वो सॉल्ट डिसॉल्व हो ही नहीं रही है। तो क्या बात समझ में आई कि भैया अब फर्दर सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, जितना होना था हो चुका। अब ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई है ये वैरी कर सकती है, डिपेंड करेगा आपने जो ग्लास लिया है उसका साइज क्या है, कितना वाटर आपने लिया है, जो स्पून आप ले रहे हो उसका साइज क्या है, किस तरह की सॉल्ट आप ऐड कर रहे हो उसके अंदर। ठीक है, वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ये जस्ट मैंने एक आइडिया आपको दे दिया एक एग्जाम्पल के थ्रू। सम डिस्कशन पॉइंट्स, हाउ मेनी स्पून्स ऑफ सॉल्ट वर यू एबल टू डिसॉल्व बिफोर सम ऑफ इट रिमेन्ड अनडिसॉल्व्ड। अब कितना स्पून सॉल्ट का आप डिसॉल्व कर पाए इससे पहले कि वो डिसॉल्व करना बंद हो गई। द आंसर इज 5 स्पून सॉल्ट का तो डिसॉल्व हो गया था, लेकिन 6th वाला जो हमने डाला तो वो डिसॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि 6th वाले का भी कुछ पोर्शन डिसॉल्व हो जाए, तो बहुत एकदम एग्जैक्ट आपको चीजें लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहां पर एक आइडिया आपको दिया जा रहा है। वॉट डज दिस इंडिकेट अबाउट द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व सॉल्ट। अब ये वाटर की कैपेसिटी के बारे में क्या इंडिकेट करता है, यानी सॉल्ट को डिसॉल्व करने की जो कैपेसिटी है, तो इंडिकेट ये करता है कि किसी फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं। यानी इतनी ही सॉल्ट इस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर जा सकती, इससे ज्यादा डालोगे तो डिसॉल्व नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है। खैर, इसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिया है तो चलिए देखते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इनिशियली द सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन द वाटर फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन। अच्छा, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा स्टार्टिंग में कि जो सॉल्ट है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई और सोल्यूशन बना लिया। आफ्टर एडिंग अ फ्यू मोर स्पून्स ऑफ सॉल्ट, a stage comes when the added salt does not dissolve completely and the undissolved salt settles at the bottom। जब कुछ स्पून आपने सॉल्ट का डाल दिया उसके बाद एक स्टेज ऐसी भी आई कि जो सॉल्ट है वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाई और कुछ जो अनडिसॉल्व सॉल्ट है वो बॉटम में सेटल हो गई, नीचे बैठ गई।
दिस इंडिकेट्स दैट द वाटर कैन नो लॉन्गर डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट बिकॉज इट हैज रीच्ड इट्स लिमिट। अब ये इंडिकेट कर रहा है, वही जो क्वेश्चन ऊपर पूछा था ना, क्या इंडिकेट कर रहा है कि वाटर जो है वो अब और सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लिमिट रीच हो चुकी है। जितना उसके पास जगह थी भर गई भैया। जैसे क्लासरूम के अंदर या और जगह पर भी कोई सीट होती है, भाई इतनी सीट है, एक बार फिल हो गई तो फिर अब कोई आएगा तो उसको या तो पीछे कहीं खड़े रहना पड़ेगा या तो भैया बाहर जाओ, जगह भर चुकी है। द सोल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जो कि आपको फिगर 9.5 में दिया हुआ है। तो 9.5 में देख सकते हो ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, पूरा सोल्यूशन है, कोई भी चीज़ नीचे की तरफ नहीं बैठा है। जो भी सॉल्ट या जो भी हम सॉल्यूट डाल रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है, कुछ भी बच नहीं रहा है। तो ऐसा सोल्यूशन जहां पर अभी और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकती है किसी गिवन टेम्परेचर पे, देखो टेम्परेचर पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। 7th वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इन जनरल अगर हम बात करें तो होता ये है कि सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स हैं यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो काफ़ी करीब करीब रहते हैं, लिक्विड में और थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, गैस में और दूर दूर हो जाते हैं। तो जितना दूर होंगे उतनी ज़्यादा स्पेस बन जाएगी बीच में। तो जैसे हमने कोई सॉल्वेंट लिया, लिक्विड लिया, उसको अगर हम हीट करेंगे यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो जगह इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो सॉल्यूट है उन्हीं पार्टिकल के स्पेसेस के बीच ही में जाते हैं, मतलब उनको और जगह मिल जाएगी तो और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकती है। तो जब हम सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है कि किस टेम्परेचर पे आप बात कर रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर को आप चेंज करोगे तो सॉल्यूट के डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी है वो भी कम ज़्यादा होगी। यार इसको आगे अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। हाँ, तो ऐसा सोल्यूशन जहाँ पर किसी गिवन टेम्परेचर पे अभी और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकती है तो सोल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। However, when the solute stops dissolving and begins to settle at the bottom, the solution is called a saturated solution at that particular temperature. लेकिन अगर सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद कर दे और अब जो सॉल्यूट डाल रहे हैं वो नीचे की तरफ बैठता जा रहा है, सेटल डाउन हो जा रहा है, तो इस केस में जो सोल्यूशन बन के तैयार होगा उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसकी इमेज आपको नीचे दी है 9.6 सैचुरेटेड सोल्यूशन। यहाँ देख सकते हो ये ऊपर की तरफ पूरा ये सोल्यूशन बना है और नीचे की तरफ ये जो है वो सॉल्ट बैठ गई है, ये अनडिजॉल्व है, डिजॉल्व नहीं हुई। जो डिजॉल्व हो गई ऊपर की तरफ सोल्यूशन बना लेगी। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये सोल्यूशन वाला जो पार्ट है, ये कैसा सोल्यूशन है, ये है सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि जितनी सॉल्ट इसमें डिजॉल्व हो सकती थी वो डिजॉल्व हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो रही, वो नीचे जाके बैठ जा रही है। अब जैसे अभी हमने पीछे टेबल में देखा था उसके हिसाब से बात कर ले तो हमने वाटर लिया ग्लास के अंदर और 1 स्पून सॉल्ट का डाल दिया और स्टिर कर दिया, वो सॉल्ट डिजॉल्व हो गई तो सोल्यूशन बन जाएगा। अब आप बताओ क्या वो सोल्यूशन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? द आंसर इज अनसैचुरेटेड, क्योंकि अभी और सॉल्ट डिजॉल्व हो सकती है। एक और स्पून आपने डाल दिया, अगेन अनसैचुरेटेड, क्योंकि अभी भी और सॉल्ट डिजॉल्व हो सकती है। 3rd स्पून डाला, अनसैचुरेटेड, अभी भी और डिजॉल्व हो सकती है। 4th स्पून डाला, अनसैचुरेटेड। 5th स्पून डाला तो क्या होगा? हमने देखा था मैक्सिमम 5 स्पून ही डिजॉल्व हो सकता है, तो जैसे ही 5 स्पून आप डाल लोगे सोल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड, क्योंकि अब अगर आप सॉल्ट डालोगे और तो वो डिजॉल्व नहीं होगी। तो अब और कितना भी सॉल्ट डालते चले जाओ, जो सोल्यूशन बन गया वो तो उतना ही है, क्योंकि अब जो फर्दर सॉल्ट है वो नीचे बैठ जाएगी, सोल्यूशन के अंदर तो जाएगी नहीं, तो सोल्यूशन तो वही रहेगा अब। तो वो जो सोल्यूशन बन के तैयार हुआ वो सैचुरेटेड है, क्योंकि मैक्सिमम जितनी सॉल्ट उसके अंदर जा सकती थी वो जा चुकी है। ठीक है, तो आई होप इसका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml वाटर के अंदर 36 ग्राम जो सॉल्ट है, और यहाँ पर किस सॉल्ट की बात करें? सोडियम क्लोराइड, वही घरों में जो नमक हम खाते हैं, तो वो डिजॉल्व हो सकती है। 100 ml वाटर ले लिया तो उसके अंदर मैक्सिमम 36 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व हो सकती है। अब किसी ने मान लो 10 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व करी वाटर के अंदर, तो क्या होगा? सोल्यूशन बन जाएगा। ये जो सोल्यूशन है क्या सैचुरेटेड है? तो आप कहोगे अनसैचुरेटेड है, क्योंकि भैया अभी 10 ग्राम डाला है ना, और सॉल्ट जा सकती है। किसी ने 22 ग्राम डाल दिया, अभी भी अनसैचुरेटेड है, क्योंकि अभी भी और सॉल्ट आ सकती है। किसी ने 35 ग्राम्स डाला, अब बताओ, अगेन अनसैचुरेटेड है, क्योंकि मैक्सिमम 36 ग्राम जा सकती है, अभी 35 है, 1 ग्राम और ऐड की जा सकती है। अगर हमने 36 ग्राम सॉल्ट डाल के सोल्यूशन बना दिया तो ये जो सोल्यूशन है वो बनेगा सैचुरेटेड, क्योंकि मैक्सिमम 36 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व हो सकती थी वो हमने कर दी। अब इससे ज़्यादा 1 ग्राम भी डाल दोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज इट्स कंसेंट्रेशन। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसेंट्रेशन हमको ये बताता है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के अंदर। तो सोल्यूशन से भी हम कंपेयर करते हैं, सॉल्वेंट से भी कंपेयर करते हैं।
देखो इसका फॉर्मूला भी आपको नहीं बताया जा रहा है कि किस तरह से हम कंसंट्रेशन निकालते हैं। अभी सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि कंसंट्रेशन हमको ये बताता है कि उस सोल्यूशन के अंदर, या सॉल्वेंट से भी कंपेयर करते हैं जो कि मोलैलिटी कहलाती है, उसको भी आप आगे पढ़ोगे, तो उस सोल्यूशन के अंदर या उस सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। जैसे एक फैमिलियर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि कोई एग्जाम हुआ 100 मार्क्स का, अब किसी का मार्क्स आया 70, तो ये जो 70/100 है ये एक तरह का कंसंट्रेशन है जो हमको ये बता रहा है कि कितने टोटल मार्क्स में से कितना मार्क्स आया। तो इसी तरीके से कितना हमने सोल्यूशन लिया था या सॉल्वेंट लिया था, उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व किया गया। अब कंसंट्रेशन निकालने के कई फॉर्मूले, जैसे एक मैं आपको बता देता हूं जस्ट आपको आइडिया देने के लिए। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है कि जैसे मान लो हमको मास कंसंट्रेशन बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूट आपने ऐड किया उसका क्या मास है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ। अब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा, तो जो सॉल्यूशन है उसका क्या वॉल्यूम है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे, जो आपको मिलेगा वो उसका कंसंट्रेशन होगा। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड मतलब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब डिपेंड करेगा कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, उसके हिसाब से उसकी हम नेमिंग करेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट में होता यह है कि जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट कम होता है, बहुत थोड़ा सा हमने सॉल्यूट डाला होता है। वहीं अगर सॉल्यूट को ज्यादा डाल दें तो फिर वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कंसंट्रेटेड होगा। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर रिलेटिव टर्म्स। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड है ना, वो रिलेटिव टर्म है। यानी जैसे डाइल्यूट में हमसे क्या कह रहा है कि अगर सॉल्यूट कम है, तो अब आप पूछ सकते हो कि कम का क्या मतलब है, कितनी क्वांटिटी को हम कम कहेंगे, किसको ज्यादा कहेंगे। जैसे किसी ने कहा कि मेरे पास कम पैसा है, अरे किसको कम पैसा कहेंगे, किसी के लिए 1 लाख कम है, किसी के लिए 1000 रुपए ही ज्यादा है। तो कम ज्यादा को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं होता कि सॉल्यूट अगर इससे कम होगा तो उसको डाइल्यूट कहेंगे, इससे ज्यादा होगा तो हम कंसंट्रेटेड कहेंगे। ये दोनों आपस में रिलेटिव है, यानी इन दोनों को हम रिलेट करके कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन डाइल्यूट है, कौन सा कंसंट्रेटेड है। इसको पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो एक बंदा है, वो बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है, अब एग्जाम आ गया, थोड़ा बहुत कुछ चलो एग्जाम की वजह से पढ़ लिया उसने, उसको लग रहा था यार कुछ तैयारी नहीं है, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। बट रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में जब वो देखता है तो उसका था 70%। वो तो बिल्कुल खुशी से उछलने लगा, क्योंकि वो सोच रहा था मैं तो फेल हो जाऊंगा, लेकिन फेल किया वो तो फर्स्ट डिवीजन, इनफैक्ट 70% उसका आ गया। अब वो कह रहा मेरा तो बहुत ज्यादा नंबर आ गया, उसको 70% काफी ज्यादा लग रहा है। वहीं एक दूसरा बंदा है जो बहुत मेहनत से उसने पढ़ाई की, बहुत अच्छे से तैयार किया, एग्जाम भी उसका अच्छा हुआ, जब उसने रिजल्ट देखा तो उसका आया 80%। अब वो बैठ के रोने लगा कि इतना कम आ गया, मैंने तो सोचा था 90% के ऊपर ही रहेगा, 95 तक सोच के रखा था, और ये 80% आ गया, इतना कम। तो एक बंदे के लिए 70% ज्यादा है, दूसरे बंदे के लिए 80% कम है। तो अगर हम अलग अलग देखेंगे तो हमको आइडिया नहीं मिल पाएगा कि ये 70% कम है कि ज्यादा है। किसी के लिए कम हो सकता है और किसी के लिए ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो फिर हम बता सकते हैं। जैसे इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तब तो हम कहेंगे भैया 80% ज्यादा है, भले ही जिसको मिला है उसको कम लग रहा हो, लेकिन 70 और 80 में तो 80% ही ज्यादा है। तो जब हम कंपेयर करेंगे सोल्यूशन को तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये वाला सोल्यूशन डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है। अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने 100 ml वाटर लिया और एक सोल्यूशन बनाया, उसके अंदर हमने 2 स्पून सॉल्ट डाली, वहीं दूसरा सोल्यूशन है वहां पर हमने 4 स्पून सॉल्ट को डिसॉल्व किया। अब आप बताओ कौन सा सोल्यूशन इन दोनों में डाइल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेटेड है। सॉल्वेंट का अमाउंट तो वही है 100 ml, एक में हमने 2 ग्राम सॉल्यूट लिया है, दूसरे में 4 ग्राम सॉल्यूट लिया है। तो जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा वो कंसंट्रेटेड होगा, यानी 4 ग्राम वाला कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। वहीं जहां पर सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, दैट इज 2 ग्राम वाला, ये सोल्यूशन डाइल्यूट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 100 ml हमने वाटर लिया, उसके अंदर हमने 2 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, बताओ ये सोल्यूशन डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड। ये सिर्फ कंपेयर करके बता सकते हैं कि हाँ ये वाला डाइल्यूट है इसके कंपैरिजन में और ये वाला कंसंट्रेटेड है इसके कंपैरिजन में। जैसे हम मार्क्स की ही बात कर ले, जैसे मान लो किसी का 80% आया तो 80% कम है कि ज्यादा, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ ये हम कहेंगे कि 70% के कंपैरिजन में 80% ज्यादा है और 90% के कंपैरिजन में यही 80% कम है। तो वही 80% एक बार कम आ रहा है, एक बार ज्यादा आ रहा है, डिपेंड कर रहा है किससे हम कंपेयर कर रहे हैं। So one can say that in activity 9.1 the solution obtained by dissolving 1 spoon of salt is dilute as compared to that obtained by dissolving 2 or more spoons of salt.
तो एक्टिविटी 9.1 के अंदर जो सोल्यूशन बना 1 स्पून सॉल्ट डिजोल्व करने की वजह से वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। कैसे, कंपेयर करके, एज कंपेयर टू जहां पर हमने 2 या 2 ज्यादा स्पून डाली। तो यहां कंपैरिजन करके ही हम कह पा रहे हैं ना कि वहां पर जहां 2 या 2 ज्यादा स्पून डाला गया वो वाला कंसेंट्रेटेड होगा, क्योंकि वहां सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। कैन यू नाउ रिफ्लेक्ट, क्या आप बता सकते हो विच सोल्यूशन इज मोर कंसेंट्रेटेड, 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट इन 100 ml ऑफ वाटर और 4 स्पून्स ऑफ सॉल्ट इन 50 ml ऑफ वाटर। अब बताओ इन दोनों को कंपेयर करके कौन सा जो सोल्यूशन है वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। अच्छा, ऐसा भी कहा जा सकता है, यानी एक तो ये है कि डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड, या ऐसे पूछ सकता है कौन सा कम कंसेंट्रेटेड है, कौन सा ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। तो कम कंसेंट्रेटेड वाले को आप डाइल्यूट मान के चल सकते हो। तो एक सोल्यूशन है जहां पर 2 स्पून डाला गया है 100 ml वाटर के अंदर, वहीं दूसरा जो सोल्यूशन बना है उसमें 4 स्पून डाला गया है 50 ml वाटर के अंदर। अब ये बताओ किसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है। ध्यान रखना, अगर सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो डिफरेंट है तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट कितना है वो बताता है कंसंट्रेशन। यहां तो सॉल्वेंट का अमाउंट डिफरेंट है तो इसको हम सेम कर लेंगे। जैसे ही 50 ml है ना, अगर इसको हम डबल कर दें तो ये 100 ml हो जाएगा, तो जो स्पून है उसको भी डबल करना पड़ेगा ताकि रेशियो वही मेंटेन रहे। तो ये हो जाएगा 8 स्पून। अब देखो सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है, दोनों 100 ml है, कहां पर सॉल्यूट ज्यादा है, एक जगह 2 स्पून है, एक जगह 8 स्पून है। तो आप कहोगे ये जो 8 स्पून वाला है, यानी ये वाला जो है वो जो सोल्यूशन बनेगा वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा। अब चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि बताओ 3 स्पून सॉल्ट का 100 ml वाटर के अंदर, वहीं 6 स्पून सॉल्ट इन 200 ml वाटर, कौन सा सोल्यूशन ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन कंसेंट्रेटेड है, कौन सा डाइल्यूट है। अब यहां देख सकते हो जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो डिफरेंट है, यहां 100 ml है और यहां 200 ml है। मैंने क्या बताया, आपको सेम बनाना पड़ेगा। चाहे तो 200 वाले को 100 बना लो, उसके लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अगर सॉल्वेंट को 2 से डिवाइड करोगे तो सॉल्यूट को भी डिवाइड करना पड़ेगा ताकि रेशियो वही मेंटेन रहे। तो चलो यहां पर इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 स्पून आ जाएगा और इधर 100 ml आ जाएगा। अब सॉल्वेंट का अमाउंट सेम हो गया, लेकिन आप देख रहे हो सॉल्यूट का अमाउंट भी सेम है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। तो हम क्या कहेंगे, द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द सोल्यूशन इज सेम। इसमें से कोई सा भी ज्यादा कंसेंट्रेटेड या कम कंसेंट्रेटेड या एक डाइल्यूट एक कंसेंट्रेटेड ऐसा नहीं है, दोनों का कंसेंट्रेशन सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। फ्रॉम एक्टिविटी 9.1 वी कैन से दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। अब एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि एग्जाम में आती है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, जो मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट का, यानी ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है किसी फिक्स क्वांटिटी सॉल्वेंट के अंदर, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल ऊपर देख के बताया था कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml वाटर के अंदर 36 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो सकती है। तो ये जो हम बता रहे हैं कि 100 ml वाटर के अंदर 36 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो सकती है, यही इसकी सॉल्युबिलिटी है। यानी अगर आपसे मैं पूछ लूं या आप मुझसे पूछो कि सर बताओ कि 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्ट की क्या सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर, यानी कितना सॉल्ट डिसॉल्व हो सकती है वाटर के अंदर, तो मैं एक फिक्स अमाउंट वाटर के हिसाब से बताऊंगा कि जैसे मान लो आपने 100 ml वाटर ले लिया तो उस केस में 36 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो सकती है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली मैक्सिमम कैपेसिटी बताता है, मैक्सिमम अमाउंट बताता है कि इतना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है अगर आपने इतना सॉल्वेंट लिया है तो। डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, क्या जो टेम्परेचर है वो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। यहां देखो जो मैंने बताया वो टेम्परेचर के हिसाब से बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस है तो, यानी डिपेंड करेगा। खैर इसको हम देखेंगे, इसको हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बता दिया था कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस टेम्परेचर को आप चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगी, यानी फिर हमको अलग अलग वैल्यू बतानी पड़ेगी। क्या इसी 100 ml वाटर के अंदर इस टेम्परेचर पे इतनी सॉल्ट डिसॉल्व हो सकती है, उस टेम्परेचर पे इतनी डिसॉल्व हो सकती है, तो सॉल्युबिलिटी अलग अलग आ रही है। तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है 9.2.1, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। टेम्परेचर किस तरह से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। एक्टिविटी 9.2 लेट अस एक्सपेरिमेंट, ये डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है, करके दिखाने वाली है, तो टीचर आपको करके दिखाएंगे। बेसिकली टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन अ ग्लास बीकर एंड मेजर इट्स टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर से 20 डिग्री सेल्सियस। तो 50 ml वाटर आपको ग्लास बीकर के अंदर ले लेना है और उसका टेम्परेचर मेजर कर लो। कैसे मेजर करोगे, बुखार नापने वाला थर्मोमीटर नहीं बल्कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। तो आपने मेजर किया, मान लो आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। एड अ स्पून फुल ऑफ बेकिंग सोडा, 1 चम्मच आपको बेकिंग सोडा डाल देना है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टू द वाटर एंड स्टिर अंटिल इट डिसॉल्व्स, और स्टिर कर लो जब तक कि वो डिसॉल्व ना हो जाए।
Continue adding small amount of baking soda while stirring till some solid baking soda is left undissolved at the bottom of the beaker. अब जैसे हमने सॉल्ट के साथ किया था ना, उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बेकिंग सोडा हम डालते जा रहे हैं और स्टिर कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, जब तक कि जो बेकिंग सोडा है वो डिजोल्व होना बंद ना हो जाए। यानी आप देखोगे कुछ बेकिंग सोडा रह जा रहा है, वो डिजोल्व ही नहीं हो रहा है, बीकर के बॉटम में जाके बैठ जा रहा है, तो तब तक आपको डिजोल्व करते जाना है। यहाँ सेफ्टी की बात कर रहा है, बी केयरफुल वाइल यूजिंग हीटिंग डिवाइसेस। अब यहाँ हीटिंग भी करेंगे तो बड़ी सावधानी से ये काम आपको करना पड़ेगा। नाउ हीट द कंटेंट टू 50 डिग्री सेल्सियस वाइल स्टिरिंग। अब 50 डिग्री तक उस कंटेंट को हीट कर दो। यानी स्टार्टिंग में मेजर किया था 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा था, अब उसको हीट कर दो और 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दो। वॉट हैपेंस टू द अनडिजॉल्व बेकिंग सोडा। अब वो बेकिंग सोडा जो कि डिजोल्व नहीं हुआ था उसके साथ क्या होगा? यू विल ऑब्जर्व दैट इट हैज डिजॉल्व्ड। आपको ये ऑब्जर्व होगा कि वो डिजोल्व हो गया है। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे जितना बेकिंग सोडा डिजोल्व हो सकता था वो डिजोल्व हो गया था और कुछ रह गया था। टेम्परेचर जब हमने बढ़ाया तो वो जो बचा हुआ हिस्सा था वो भी डिजोल्व हो गया। यानी अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो बेकिंग सोडा के वाटर में डिजोल्व होने का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। यानी अब और बेकिंग सोडा वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकता है। वाटर के पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गई और जगह मिल गई है। Continue adding more baking soda while stirring at this temperature until some baking soda remains undissolved। अब इसी तरीके से इस वाले टेम्परेचर पे भी आपको और बेकिंग सोडा ऐड करना है और स्टिर करते रहना है जब तक कि कुछ बेकिंग सोडा रह ना जाए। अगेन हीट द कंटेंट फर्दर टू 70 डिग्री सेल्सियस while continuing to stir। What do you observe? अब फिर से जो कंटेंट है उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दो, स्टिर करते रहना कॉन्टिन्यूसली। अब क्या ऑब्जर्व होगा? द अनडिजॉल्व बेकिंग सोडा डिजॉल्व। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे जो बेकिंग सोडा डिजोल्व नहीं हो पाया था, देखोगे 70 डिग्री सेल्सियस पे वो भी डिजोल्व हो गया। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या इन्फर कर सकते हो? क्या बात आपको समझ में आई? वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस डिजोल्व्स मोर बेकिंग सोडा देन वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ज्यादा बेकिंग सोडा को डिजोल्व कर सकता है एज कंपेयर टू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डिजोल्व इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इवन लेसर। वही 20 डिग्री सेल्सियस की बात कर लें तो इस पे और कम बेकिंग सोडा डिजोल्व हो सकता है। इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब ये पता चला है कि ज्यादातर सब्सटेंसेस के लिए जो सॉल्युबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो और ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर डिजोल्व हो पाएगा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या बता रही है कि उसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट को मैक्सिमम डिजोल्व किया जा सकता है। तो अगर उसी अमाउंट के अंदर ज्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व कर पाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी फिर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, हम ये कहेंगे। वी कैन ऑल्सो से दैट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर बिहेव्स एज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये कह सकते हैं वो सॉल्यूशन जो कि सैचुरेटेड है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो अनसैचुरेटेड बन जाता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो। एग्जाम्पल समझो, जैसे हमने 100 ml वाटर लिया, इसमें हम बेकिंग सोडा को डिजोल्व कर रहे हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस पे 9.6 ग्राम बेकिंग सोडा डिजोल्व हो सकता है। यानी अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने 100 ml वाटर के अंदर 9.6 ग्राम बेकिंग सोडा डाल दिया और डिजोल्व कर दिया तो वो सोल्यूशन कैसा होगा? सैचुरेटेड होगा, क्योंकि जितना वो सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता था वो डिजोल्व हो चुका है। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, 50 डिग्री सेल्सियस कर दें, उस केस में जो मैक्सिमम बेकिंग सोडा डिजोल्व हो सकता है वो है 14.5 ग्राम। तो वही जो सोल्यूशन जो सैचुरेटेड हो चुका था यहाँ पर, क्योंकि 9.6 ग्राम हमने डाल दिया या मान लो 10 ग्राम डाल दिया, तो बाकी 0.4 ग्राम तो डिजोल्व नहीं होगा, यानी जो सोल्यूशन वाला पार्ट है वो तो सैचुरेटेड हो गया। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो अब जो है वो बेकिंग सोडा के डिजोल्व होने की कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है, जो कि हो गई 14.5 ग्राम्स। तो अब इस केस के अंदर वही जो सोल्यूशन है जो कि पहले सैचुरेटेड था अब अनसैचुरेटेड हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम जो सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है वो 14.5 ग्राम है। अभी आपने 9.6 या 10 ग्राम डाला है, अब आपने और सॉल्यूट ऐड कर दिया, यानी और बेकिंग सोडा ऐड कर दिया। अब टोटल जो बेकिंग सोडा ऐड किया गया है वो हो गया है 14.5 ग्राम। तो क्या होगा? सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा। अगेन हमने फिर से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, जैसे मान लो हमने 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 80 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम 9.5 ग्राम बेकिंग सोडा डिजोल्व किया जा सकता है। तो वही जो सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया था, अब क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर दी और ज्यादा बेकिंग सोडा ऐड किया जा सकता है, तो जब और बेकिंग सोडा ऐड किया जा सकता है तब तो वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड हो गया ना। तो वही सोल्यूशन जो पहले सैचुरेटेड था अब वो अनसैचुरेटेड हो गया। तो ये केस होता है, क्योंकि सैचुरेटेड होने के लिए कंडीशन क्या है कि भैया जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है वो डिजोल्व हो गया है तो सैचुरेटेड है। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कैपेसिटी और इंक्रीज हो गई कि भैया अभी और डिजोल्व हो सकता है, तो सैचुरेटेड से वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड आपको ये पूरा सेटअप दिया हुआ है कि कैसे आपको ये करना है।
लेबोरेटरी स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लास रॉड जिससे आप स्टिर करोगे, मिक्सिंग करोगे, बीकर जिसके अंदर आप वाटर लोगे, उसके अंदर वाटर है, बेकिंग सोडा डाला गया है, ऊपर वायर गॉज रखा गया है ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, और नीचे स्प्रिट लैम्प लगाया गया है। ये पूरा सेटअप बना के इस एक्सपेरिमेंट को किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। मेरे पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो है नहीं, लेकिन जितना भी है उससे मैं कोशिश करूँगा कि आपको करके दिखा दूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकली होते हुए हम देखते हैं वो चीज़ें हमको याद होती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने 50 ml वाटर ले लिया है। तो अभी इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको स्टिर करेंगे। देख सकते हो ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी नीचे है। कुछ टाइम तक और हम इसको स्टिर करते रहेंगे तो ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये देख सकते हो बेकिंग सोडा अब डिसॉल्व हो चुका है और सोल्यूशन क्लियर हो गया है। थोड़ा सा और बेकिंग सोडा इसमें हम ऐड करेंगे। अब देख सकते हो ये जो सॉल्ट है कुछ यहाँ पर बच जा रही है, ये डिसॉल्व नहीं हो रही है। मैंने काफ़ी देर तक इसको स्टिर कर लिया है, लेकिन ये नीचे जाके बैठ जा रही है। थोड़ा देर ऐसे रोकूंगा, ये देखो ये नीचे की तरफ ये जो बेकिंग सोडा है ये फर्दर डिसॉल्व नहीं हो रहा है। मतलब ये सोल्यूशन अब सैचुरेट हो चुका है। जितना मैक्सिमम बेकिंग सोडा इस वाटर के अंदर जा सकता था वो जा चुका है। इसीलिए जो एक्स्ट्रा बेकिंग सोडा है वो नीचे की तरफ सेटल हो रहा है। ये देख सकते हो वाइट कलर का ये बेकिंग सोडा ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है। अब चलो इसको हीट करते हैं, यानी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और देखते हैं क्या इसकी वजह से ये जो बचा हुआ बेकिंग सोडा है वो भी डिसॉल्व होता है कि नहीं। ये थोड़ा सा मैं इसको एक जगह कलेक्ट कर ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ये देख सकते हो यहां पर ये बेकिंग सोडा बचा हुआ है, ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है। चलो हीट करते हैं। देख सकते हो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये 50 के करीब बिल्कुल पहुंच चुका है। चलो थोड़ा 60 डिग्री तक इसको हीट कर देते हैं। तो अब टेम्परेचर 60 डिग्री हो चुका है। तो अब यहां पर देख सकते हो जो बेकिंग सोडा डिसॉल्व नहीं हो पाया था, जब हमने हीट किया तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो अनडिसॉल्व बेकिंग सोडा भी डिसॉल्व हो गया। यानी वाटर की बेकिंग सोडा को डिसॉल्व करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी, वो इंक्रीज हो गई। तो अब ज्यादा बेकिंग सोडा इसके अंदर डिसॉल्व हो गया। अब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा वाइट आपको दिख रहा होगा, वो बेसिकली इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, कुछ गंदगी भी उसके अंदर होती है, या फिर क्योंकि हमने अब हीटिंग बंद कर दी है और विंटर सीजन है तो टेम्परेचर डाउन जाने लगा। हाँ, तो एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, तो हीट करके जो हमने एक्स्ट्रा डिसॉल्व किया था बेकिंग सोडा वो फिर से अनडिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हीट करके हमने बेकिंग सोडा के डिसॉल्व होने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर दी। लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा तो उसकी कैपेसिटी फिर से कम हो जाएगी। तो जो बेकिंग सोडा हमने हीट करके टेम्परेचर को इंक्रीज करके डिसॉल्व किया था वो भी अनडिसॉल्व होने लगेगा। यानी इसको अगर मैं कूल कर दूं, फ्रिज में रख दूं, तो देखोगे कुछ बेकिंग सोडा आपको और दिखने लगेगा, यानी डिसॉल्व से अनडिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब कैपेसिटी कम हो गई। जैसे कहीं पर बैठने के लिए मान लो 10 सीट थी, 10 लोग बैठ गए, अब आपने 5 सीट और लगा दी तो 5 एक्स्ट्रा लोग आ गए। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा वाली सीट आप हटा दोगे तो वापस से वो जो 5 लोग बैठ गए थे उनको हटाना पड़ेगा कि भैया अब आप अलग हो जाओ, क्योंकि अब जगह कम हो चुकी है। तो यही यहां पर भी होगा कि भले ही आपने हीट करके बेकिंग सोडा को डिसॉल्व करा दिया एक्स्ट्रा वाले, लेकिन जब वो कूल होगा वापस से तो वो एक्स्ट्रा वाला वापस से अनडिसॉल्व हो जाएगा। Our scientific heritage. Water has primarily been used as solvent for the preparation of medicinal formulations in Ayurveda, Siddha and other traditional systems of medicine in India. तो वाटर को पहले सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता था मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस के अंदर, यानी दवा बनाने में। जैसे आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, या और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इंडिया के अंदर, उसको बनाने में वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता था। आज के टाइम में भी बात करें तो होम्योपैथिक दवा अगर आपने खाई हो, जैसे मैं भी दवा खाता हूँ, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये दवा जो है पानी में डाल के पीनी है, यानी वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है। एडिशनली ड्रग फॉर्मुलेशंस हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द हर्ब्स। इसी के साथ साथ जो ड्रग फॉर्मुलेशंस है, जो दवा वगैरह बनाई जाती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल, तो वाटर और अल्कोहल को मिक्स किया जाता है, ये एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है। फिर जो हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उसको इधर सुखा के या किसी भी तरह से उस हाइड्रो अल्कोहलिक मिक्सचर के अंदर डाला जाता है। तो होता ये है कि उन जड़ी बूटियों के अंदर जो मेडिसिनल वाला पार्ट है वो उस मिक्सचर के अंदर, यानी जो हमारा सॉल्वेंट है वाटर और अल्कोहल का,
उसके अंदर चला जाता है, फिर उसको हीट कर देते हैं तो ये वाटर अल्कोहल इवेपरेट कर जाता है और जो हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट है यानी उससे जो हमने मेडिसिनल वाला पार्ट निकाला है वो रह जाता है। खैर इसका प्रोसेस आपको इतना नहीं समझना है, मतलब यहां पर भी हम बेसिकली सोल्यूशन बनाकर दवा बना रहे हैं। द इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैव आल्सो रिफर्ड टू द यूज ऑफ ऑयल्स, घी, मिल्क एंड अदर सब्सटेंसेज एज सॉल्वेंट्स फॉर ड्रग फॉर्मुलेशंस टू हेल्प अचीव द थेराप्यूटिक बेनिफिट्स ऑफ द ड्रग। अब जो इंडियन सिस्टम है मेडिसिन का, उसमें रिफर किया जाता है कि ऑयल, घी, मिल्क या और सब्सटेंस को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाए ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए। बहुत सारी ऐसी दवा होती है, उसको कहा जाता है कि भाई दूध के साथ इसको लेना है, इसको घी में या तेल में मिला के लेना है, ताकि जो थेराप्यूटिक बेनिफिट है यानी आपके जो सिम्टम है, जो दिक्कत आपको हो रही है, परेशानी, उसमें आराम मिले, तो उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि इस दवा को मिल्क के साथ, घी के साथ मिलाकर लेना पड़ेगा। ऐसी आयुर्वेदा के अंदर कई सारी दवा है जिसको कहा जाता है मिल्क के साथ आपको लेना है। तो वहां भी बेसिकली क्या हो रहा है, मिल्क एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है और जो चीज़ आप उसमें डाल रहे हो एज अ सॉल्यूट, तो एक सोल्यूशन बन के तैयार होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से सोल्यूशन का आपको प्रैक्टिकल यूज बताया जा रहा है। बी अ साइंटिस्ट। वॉट इंस्पायर्ड असीमा चटर्जी टू वर्क ऑन मेडिसिनल प्लांट्स। अब किस चीज ने असीमा चटर्जी को इंस्पायर किया था कि वो मेडिसिनल प्लांट्स पे वर्क करें। असीमा चटर्जी इज रिनोड फॉर हर वर्क इन डेवलपिंग एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स। असीमा चटर्जी को जाना जाता है उनके वर्क के लिए। इन्होंने बेसिकली एंटी एपिलेप्टिक, एपिलेप्सी जिसको हम हिंदी में मिर्गी कहते हैं, तो मिर्गी की दवा इन्होंने बनाई थी, मलेरिया की दवा इन्होंने बनाई थी, तो इसके लिए इनको जाना जाता है। She used solvents and solutions extensively to extract and isolate important compounds from the medicinal plants. तो इसके लिए उन्होंने सॉल्वेंट और सोल्यूशन का यूज किया था ताकि मेडिसिनल प्लांट के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यानी जैसे कोई प्लांट है उसको एज अ दवा यूज करना है, तो ऐसा नहीं कि पूरा प्लांट ही खा लिया। उस प्लांट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, तो वो चीज जो कि उस बीमारी में काम आती है, ऐसे कंपाउंड्स जो कि उस बीमारी को ठीक करते हैं, तो उसको उस प्लांट से अलग किया जाता है ताकि पूरा प्लांट कंज्यूम ना करना पड़े। सिर्फ उस प्लांट के अंदर वो चीज जो कि इस बीमारी को ठीक करेगी, सिर्फ हमको वही चाहिए, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए वही आपको सोल्यूशन बनाना पड़ता है। एक कोई सॉल्वेंट देना पड़ता है, मेडिसिनल प्लांट उसके अंदर डाल दिया, फिर उससे जो कंपाउंड्स निकल रहे हैं उसमें जो काम का है उसको अलग कर लिया। खैर ये बड़ा प्रोसीजर होता है, शॉर्ट में बताया जा रहा है। तो इन्होंने ऐसा किया था, यानी यहाँ पर उन्होंने सॉल्वेंट और सोल्यूशंस का यूज किया था ताकि जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उसको आइसोलेट किया जा सके, अलग किया जा सके। शी अर्नड अ डॉक्टरेट ऑफ साइंस, बिकमिंग द सेकेंड इंडियन वुमेन टू डू सो आफ्टर जानकी अमल। तो इनको डॉक्टरेट इन साइंस मिला था, पीएचडी भी आप कह सकते हो। जो अपने पीछे डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर सिर्फ वो दवा देने वाले डॉक्टर नहीं होते, बल्कि जो पीएचडी करते हैं वो भी डॉक्टर लगाते हैं। तो इनको साइंस में डॉक्टरेट मिला था और ये सेकेंड इंडियन वुमेन थी। पहली जानकी अम्मल थी, सेकेंड नंबर पे इनका नाम आता है। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन द फील्ड ऑफ केमिकल साइंस एंड वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द पद्म भूषण। डू गैसेज ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर। क्या जो गैसेज है वो भी वाटर के अंदर डिजोल्व होती हैं? चलिए पता करते हैं। 9.3 सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज। मैनी गैसेज इंक्लूडिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। अब बहुत सी गैसेज जिसमें ऑक्सीजन भी आ गया वो वाटर के अंदर डिजोल्व रहती हैं। ऑक्सीजन डिजोल्व्स इन वाटर ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। अब जो ऑक्सीजन है ना वो बहुत ज्यादा वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती, थोड़ा सा अमाउंट ही डिजोल्व होता है वाटर के अंदर। इवन दो प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटीज, इट इज दिस डिजोल्व्ड ऑक्सीजन दैट सस्टेन्स ऑल एक्वेटिक लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स, फिशेज एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। अब हालांकि जो ऑक्सीजन है वाटर के अंदर वो बहुत कम डिजोल्व रहती है, लेकिन ये थोड़ी सी क्वांटिटी भी ऐसी है जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो मुमकिन हो पाती है। यानी वाटर के अंदर जो प्लांट्स हैं, जो फिशेज हैं, या इसके अलावा और भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अगर ये डिजोल्व ऑक्सीजन ना हो तो वो जो प्लांट समुद्र के अंदर है वो एग्जिस्ट ना कर पाए। इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज इन वाटर आर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। अब जो गैसेज का मिक्सचर है वाटर के अंदर वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर? द आंसर इज इट इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो ये कैसा मिक्सचर है? यूनिफॉर्म मिक्सचर है, बिकॉज द गैसेज डिजोल्व इवनली इन वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन। यूनिफॉर्म मिक्सचर इसलिए है क्योंकि जो गैसेज है वो बराबर से वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है और सोल्यूशन बनाती हैं। डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड ऑल्सो? इफ सो हाउ। अब क्या जो टेम्परेचर है वो गैसेज की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है? अगर करती है तो कैसे, जरा बताओ। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज जनरली डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने देखा था कि जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अगर लिक्विड के अंदर गैस को डिजोल्व करें तो कहानी उलट जा रही है। जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। मोर ऑक्सीजन कैन डिजोल्व इन कोल्ड वाटर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ज्यादा ऑक्सीजन कोल्ड वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकती है, इंश्योरिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक लाइफ, ताकि जो एक्वेटिक लाइफ है उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सके। ऑन द अदर हैंड व्हेन वाटर वार्म्स अप द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। वहीं अगर वाटर जब गर्म होता है
तो उसके अंदर ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी अब जो ऑक्सीजन उसके अंदर डिजोल्व हो सकती है वार्म वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर, वो कम है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसका रीज़न थोड़ा सा ट्रिकी है, कई सारी चीज़ें और आपको जाननी पड़ेंगी उसके लिए, इसीलिए यहाँ पर रीज़न दिया भी नहीं है। बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है गैस की वो इंक्रीज हो जाती है, तो वो अच्छे से वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाती। एक बेसिक सा रीज़न ये है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स हो गया, फिर एक प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, उसको समझना पड़ेगा, तो अभी उसको रहने दो, बस इतनी चीज़ें आप याद रखना। देखो जो चीज़ समझाने लायक होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो चीज़ें आपको हायर क्लासेस में पढ़नी है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो वहीं पढ़ी जा सकती है। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट द मिक्सचर वी यूज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो अब मुझे समझ में आ गया जो मिक्सचर हम यूज करते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो हो गया यूनिफॉर्म, दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म मिक्सचर है उनको हम कहते हैं सॉल्यूशंस, एंड दियर कॉम्पोनेंट्स आर नॉट विजिबल सेपरेटली, और उनके जो कॉम्पोनेंट उसको अलग अलग हम देख नहीं पाते। इन नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स द कॉम्पोनेंट कैन बी सीन आइदर विद द नेकेड आई और विद अ मैग्नीफाइंग डिवाइस। वहीं अगर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है तो उसके कॉम्पोनेंट को हम देख सकते हैं, चाहे तो नेकेड आई से हमको दिख जाएगा, नहीं तो अगर बहुत छोटे हैं उसके कंपोनेंट तो मैग्नीफाइंग डिवाइस का यूज करके, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया या माइक्रोस्कोप, उससे तो दिख ही जाएंगे। आई ऑब्जर्व दैट इन सम नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर सच एज sawdust in water, the sawdust float, whereas in mixture of the sand and water, the sand sinks. I wonder why that happens. अब ये कह रही है कि मैंने ये देखा है कि कुछ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के अंदर, जैसे sawdust को अगर हम वाटर के अंदर डालें तो जो sawdust है वो फ्लोट करता है, तैरता है। वही जब हम सैंड डालते हैं, यानी सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाते हैं, तो वहाँ जो सैंड है वो सिंक कर जाती है, डूब जाती है, नीचे चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, यानी कुछ चीज़ें फ्लोट क्यों करती हैं और कुछ चीज़ें सिंक क्यों कर जाती हैं? तो इसका आंसर हमको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।